स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 3 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आज का, रिसेंटली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री was held at कृषि भवन इन न्यू दिल्ली। दैट मीन्स कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कृषि तकनीक, जैविक खेती, मत्स्य पालन, सिंचाई प्रणाली और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की। भारत ने श्रीलंका को उन्नत कृषि अनुसंधान, बीज प्रौद्योगिकी और डिजिटल खेती में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया, जिससे दोनों देशों के किसानों के बीच तकनीकी और आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया जा सकेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। हाल ही में किन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रंजना देसाई को। किन्हें? रंजना देसाई को नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। भारत सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। रंजना देसाई इससे पहले लोकपाल समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उन्होंने कई न्यायिक सुधार समितियों का नेतृत्व किया है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लगभग 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित करेगा और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू सम रिसेंट रिपोर्ट्स द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मर्जिंग विच टू बैंक्स। यानी कि भारत हाल ही में कुछ रिपोर्टों के अनुसार जो है भारत सरकार किन दो बैंकों के विलय पर विचार कर रही है? तो वो दोनों बैंक है यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज करने के बारे में सरकार सोच रही है। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। हाल ही के रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के संभावित विलय पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना है। इस विलय के बाद बनने वाला संयुक्त बैंक परिसंपत्तियों और शाखाओं की संख्या के आधार पर भारत के शीर्ष 3 सरकारी बैंकों में शामिल हो सकते हैं। यह कदम सरकार की बैंकिंग सुधार और पुनर्गठन नीति का हिस्सा है, जो वित्तीय समावेशन, ऋण उपलब्धता और पूंजी दक्षता को बढ़ाने की दिशा में केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज द टॉप एग्री फूड पायनियर ऑफ 2025। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य पायनियर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शेफ संजीव कपूर। किन्हें सम्मानित किया गया है? शेफ संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है। इससे प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा जो है वर्ष 2025 के टॉप एग्री फूड पायनियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके सतत खाद्य नवाचार और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया गया है।
उन्होंने भारतीय व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ साथ किसानों और खाद्य उत्पादकों को जोड़ने के लिए कई सामाजिक पहलें चलाई है। संजीव कपूर के नेतृत्व में भारत में स्मार्ट न्यूट्रिशन और वेस्ट फ्री कुकिंग जैसे अभियानों ने खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है आज का, विच ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इन कोलैबोरेशन विद नवीदिया टू ऑपरेट 1 लाख रोबो टैक्सी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय ईयर 2027। यानी कि हाल ही में किस परिवहन नेटवर्क कंपनी ने नवीदिया के साथ मिलकर के वर्ष 2027 तक विश्व भर में 1 लाख रोबो टैक्सी चलाने की घोषणा की है? तो ये है उबर। कौन? उबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, परिवहन सेवा प्रदाता कंपनी उबर जो है, इसने हाल ही में नवीदिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है ताकि वर्ष 2027 तक विश्व भर में 1 लाख स्वचालित रोबो टैक्सी संचालित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य AI आधारित ड्राइविंग तकनीक को वास्तविक परिवहन नेटवर्क में एकीकृत करना है। नवीदिया अपनी नवीनतम स्वायत्त ड्राइविंग प्लेटफॉर्म तकनीक नवीदिया ड्राइव उपलब्ध कराएगी, जिससे वाहन बिना चालक के सुरक्षित रूप से संचालन कर सकेंगे। यह सहयोग न केवल परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन घटाने और ईंधन दक्षता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न है आज का, हु बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू अचीव नंबर 1 रैंक इन ICC ODI बैटिंग रैंकिंग्स। ICC ODI बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है 38 वर्ष और 182 दिन की आयु में ICC पुरुष ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अपने निरंतर प्रदर्शन और कप्तानी के साथ शानदार बल्लेबाजी पर हासिल की। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2011 में 38 वर्ष और 73 दिन की उम्र में यह स्थान प्राप्त किया था। यह रोहित शर्मा के करियर की पहली बार ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की उपलब्धि है। उन्होंने यह स्थान शुभमन गिल को पछाड़ करके हासिल किया, जिससे भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक गौरवपूर्ण पल बना। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज के। अकॉर्डिंग टू द लेसेंट रिपोर्ट विच ईयर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ रिलेटेड एक्सट्रीम्स। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार जलवायु और स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड चरम स्तर पर किस वर्ष में देखे गए? तो ये देखे गए हैं 2024 में। किसमें? 2024 में। आइए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, लेंसेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 जलवायु और स्वास्थ्य संकटों के मामले में अब तक का सबसे चरम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर 61% अधिक सूखा, 1,54,000 जंगलों की आग और 64% भूमि पर अत्यधिक गर्मी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और वेनेजुएला सहित 87 शीर्ष उत्सर्जक देशों में से 15 देशों ने अपने स्वास्थ्य बजट से अधिक खर्च जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर किया, जिससे CO2 उत्सर्जन में 93% योगदान हुआ। 2024 में शिशुओं और बुजुर्गों के लिए हीट वेव के संपर्क मामलों में क्रमशः 389% और 304% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 123.7 मिलियन से अधिक लोग भोजन की कमी से पीड़ित रहे, जो जलवायु परिवर्तन के गहराते प्रभावों का संकेत है। आज का अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द लेसेंट रिपोर्ट हाउ मेनी वर्क आवर्स वर लॉस्ट ग्लोबली ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। लाइनसेट रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण विश्व भर में कितने अरब कार्य घंटे बर्बाद हुए हैं? तो ये टोटल बर्बाद हुए हैं 247 बिलियन घंटे। कितने? 247 बिलियन। लाइनसेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में गर्मी की लहरों के कारण विश्व भर में लगभग 247 बिलियन कार्य घंटे बर्बाद हुए। इन घंटों की घड़ी
इन घंटों की सबसे बड़ी हानि कृषि 66% और निर्माण 20% क्षेत्रों में दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि केवल भारत में ही नागरिकों को औसतन 19.8 दिनों का हीट वेव का सामना करना पड़ा, जिनमें से 6.6 दिन सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से जुड़े थे। इससे उत्पादन, स्वास्थ्य और आर्थिक हानि में भारी वृद्धि हुई। गर्मी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $373 बिलियन का नुकसान हुआ। साथ ही भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर पेड़ों का नुकसान और शहरी हरियाली में 3.6% की कमी दर्ज की गई, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंताजनक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द DNV report, by how much will new energy commodities reduce emissions in the Asia Pacific region by 2050? DNV रिपोर्ट के अनुसार नई ऊर्जा कमोडिटीज 2050 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्सर्जन को कितने प्रतिशत तक जो है कम करेगी। तो ये कम करने का लक्ष्य है 25%। कितना? 25%। DNV की रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रोजन, अमोनिया और नई ऊर्जा कमोडिटीज 2050 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को 25% से अधिक कम करेंगी। यह रिपोर्ट वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ऊर्जा, इस्पात, औद्योगिक रसायन, परिवहन और सीमेंट जैसे क्षेत्र डीकार्बोनाइजेशन के लिए NECs पर अत्यधिक निर्भर रहेंगे, जिससे नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। SIEW 2025 में जारी एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अनुसार NECs पूरे APAC क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक वृद्धि दोनों को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा निवेश में वृद्धि की संभावना है। अगला प्रश्न है आज का, व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना कब शुरू की गई थी? तो इसको आपको जो है याद रखना है, ये शुरू किया गया था 2008 में। कब शुरू किया गया था? 2008 में इसे शुरू किया गया था। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस जो है, यह योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में WTO हांगकांग घोषणा के अंतर्गत शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों को भारतीय बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत 98.2% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है, जबकि केवल 1.8% वस्तुओं पर सामान्य शुल्क लागू रहता है। यह पहल भारतीय समानता और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देती है। DFTP योजना से अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लगभग 48 LDC देशों को लाभ होता है। प्रमुख वस्तुओं में कृषि उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प, खनिज और धातु उत्पाद शामिल है, जो भारत के निर्यात आयात संबंधों को सशक्त बनाते हैं। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। हाउ मच वर्थ ऑफ बॉन्ड ऑक्शन डिड द RBI कंप्लीट ऑन October 31, 2025? RBI ने 31 अक्टूबर 2025 को कितनी राशि के बॉन्ड ऑक्शन को पूरा किया? ये कल का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने इसको बता दिया है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी राशि के बॉन्ड ऑक्शन को पूरा किया है। तो ये पूरा किया गया है 32,000 करोड़ का। कितना? 32,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने 31 अक्टूबर 2025 को कुल 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड ऑक्शन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ऑक्शन 4 सरकारी सिक्योरिटीज एडिशनल कॉम्पिटिटिव अंडर राइटिंग के तहत आयोजित किया गया था। ऑक्शन में 7.24% GS 2055 पर अधिक कमीशन 0.67 पैसे प्रति 100 रुपये दर्ज किया गया, जबकि 5,000 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉन्ड 2054 पर 15 पैसे प्रति 100 रुपये पर कमीशन रहा, जिससे ग्रीन फाइनेंस में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। यह परिणाम दर्शाता है कि निवेशकों का झुकाव अब पर्यावरणीय रूप में सतत निवेश साधनों जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स की ओर बढ़ रहा है, जो भारत की हरित वित्त नीति को गति दे रहा है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप याद कर लिए होंगे
और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सारी चीज़ें आप तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।